हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल MN अचीवर पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने पहले ही आप लोग को बता चुका था कि आप सभी के लिए हम मेंस की क्लास लॉन्च करने वाले हैं। वो मेंस की क्लास के रूप में वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो या पेपर 4 हो, हम इन सभी के विषय में कोई चर्चा नहीं किया हुआ था कि हम कौन सा सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं। लेकिन हमने बहुत सोचा समझा, इस पर बहुत सारे तर्क निष्कर्ष निकाले। अंतोगत्वा हमने यह निकाला कि हम लोग क्या करेंगे कि पेपर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कारण यह है कि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप हमारे चैनल देख रहे हैं MN अचीवर, तो इस प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है कि आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि क्या है कि वो हमारे मेंस के अन्य पेपरों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा पेपर 4 है, जो इथिक्स, तो ये जो इथिक्स पेपर है ये अन्य सब्जेक्ट से कैसे भिन्न है। जो व्यक्ति GS पढ़ा हुआ हो तो वो क्या होता है, इथिक्स पढ़ने में आसानी, थोड़ी सुविधा मिलती है। और ऐसा बात नहीं है जो GS पढ़ा उसी को सुविधा मिलेगी, उनको भी समझ में आएगी। बस हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्थिरता बनाए रखिए। तो हमने ये बात किया कि हमने अंतर निष्कर्ष ये निकाला कि हम पेपर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? इसके पेपर 4 से स्टार्ट करने के पीछे मेरा तर्क था कि कारण यह है कि हम लोग की जो इथिक्स पेपर है, जो पेपर 4 है, वो हमारे पेपर 4 में ही नहीं सहायता करके बल्कि हमारे लेखन शैली में भी सहायता करती है, शब्दों को बनाने में भी सहायता करती है और साथ साथ ये हमारे निबंध में भी सहायक होती है। आप लोगों को पता होगा कि BPSC ने भी क्या किया, निबंध को बहुत बड़ा महत्व दिया है अपने मेंस के एग्ज़ाम में। और साथ ही आप UPSC के एग्ज़ाम में जानते हैं निबंध में बहुत अच्छे खासे नंबर उठाने पर ही तो वो चीज़ें हैं कि जो हमारे एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छी तरह से टाइम देना जरूरी है, क्योंकि क्या हो सके हम लोग की अधिक से अधिक अपनी अवधारणाओं को, अपने महत्वपूर्ण टॉपिकों को, अपनी समस्याओं को दूर कर सकें, अच्छी समझ बना सकें। एक ऐसी समझ क्या हो सके, एक नागरिक के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर हमारा क्या हो, एक समझ अन्य नागरिकों के तौर पर अलग हो गए। जैसे कि अगर हम आप लोग से बात करें कि कोई व्यक्ति कहता है कि एक ही शब्द से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को, कि कोई व्यक्ति कहता है आधुनिक व्यक्ति, आधुनिक, ठीक, आधुनिक। तो आप लोगों की, जैसे कि हम नहीं करें, आप लोगों की दिमाग में ये इमेज बना होगा कि आधुनिक किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा पूरी इतिहास पढ़ लीजिएगा, लेकिन पूरी इतिहास पढ़ने के बाद अंत में एक प्रश्न बच जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। इसका आंसर इतना आसानी से नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं। उसी तरह से आधुनिक जो शब्द है कि आधुनिक, देखिए मेरे समझाने का मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हम एक अवधारणा जो क्लियरिटी है, उस चीज़ को, जो हमारी समझ है, उस चीज़ में बदलाव आएगी। जब हम लोग पूरी क्लास करेंगे तो पूरी क्लास करने के बाद क्या होगा, आप लोगों के अंदर ये बदलाव आ जाएगा कि हम लोग वो चीज़ नहीं थे जो हैं आज। मतलब कि कहिएगा कि आंखें वही हैं, अब दिख कुछ और रहा है। अब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एक चित्र का एक कोई पेंटिंग है और कोई व्यक्ति उसे सिर्फ एक पेंटिंग समझकर देखकर चला जाता है कि कुछ चित्र होगा, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकालता है, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ कर निकालता है जो सभी के लिए वो असंभव चीज़, संभव बात नहीं थी। तो वही बात है कि आप लोग सब यही कहना चाहते हैं कि आप लोग के जब इस सब्जेक्ट को जब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पेपर 4 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को लगेगा कि आँखें वही हैं, अब दिख कुछ और रहा है, ठीक। तो आज हम लोग, जैसे कि एक जो हमारी जो धारणाएं बनी हुई है किसी भी चीज़ को लेकर, तो पहला क्या है कि आधुनिक मतलब कि लेकर बना होता है कि आधुनिक किसे कहते हैं। आधुनिक का मतलब लोग सोचते हैं कि लोग कहते हैं बड़ा मॉडर्न इंसान है, बड़ा मॉडर्न व्यक्ति है। क्या मॉडर्न व्यक्ति हम उसी को कहेंगे जिसके बाल स्टाइल में हो, जिसके पैंट 4 तरह से फटे हुए हैं, जिसके शर्ट फटे हुए हैं। हम ऐसा नहीं करें कि फैशन सही है गलत, हम इस बात पर नहीं कर रहे हैं, बस हम एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की जो हमारे मन में जो धारणा बनी हुई है। तो क्या हम उसी व्यक्ति को मॉडर्न कहेंगे? नहीं, मॉडर्न हम उसको कहेंगे जो पूर्वाग्रहों से, रूढ़ियों से ग्रसित न हो। हम उस व्यक्ति को मॉडर्न कहेंगे जो तार्किक व्यक्ति हो,
तथ्यों से बात करता हूँ, हम उस व्यक्ति को मॉडर्न कहेंगे। उस व्यक्ति को मॉडर्न नहीं कहेंगे जो सिर्फ जीन्स पहनता हो, जो अलग अलग डिजाइन में बाल कटवाता हो, डिजाइन में दाढ़ी रखता हो, हम उस व्यक्ति को मॉडर्न नहीं कह सकते। अगर वो व्यक्ति वो धोती कुर्ता भी पहनता हो और पैजामा कुर्ता भी पहनता हो, चाहे अन्य अपने कल्चरल ड्रेस भी पहनता हो, तो क्या होता है, लेकिन वो तार्किक बातें करता है और रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे मॉडर्न व्यक्ति कहेंगे, आधुनिक व्यक्ति कहेंगे। जैसे कि आप लोग पता होगा कि भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। हम उनके विचारधारा को भी बात करेंगे, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ठीक। जैसे कि आप लोग जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी लोगों के महत्वपूर्ण, चाहे हम लोग थिंकर की बात करें, सुकरात के बारे में बात करेंगे, अरस्तु की बात करेंगे, अफलातून जैसे कि प्लेटो की बात करेंगे, इन सभी के, हेराक्लिटस की बात करेंगे, थेल्स की बात करेंगे। और हम लोग भारतीय दर्शन में बात करें, वेद की चर्चा की जाएगी। जैसे कि आप लोगों की चर्चा की जाएगी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके विचारधारा की बात करेंगे। जैसे कि एक और हम आप लोगों के तौर पर एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नास्तिक और आस्तिक, ठीक, नास्तिक और आस्तिक ऐसे दो कंसेप्ट हैं। जैसे कोई कहता है कि जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक, जो भगवान को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। ऐसी कोई धारणा नहीं है। हम लोग जो व्यक्ति, और उसी हम लोग बात को समझे, सबसे आसान उत्तर है कि जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है, हम उस व्यक्ति को नास्तिक व्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता, ऐसा नहीं कि ईश्वर को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, हम उसे नास्तिक व्यक्ति कहते हैं। मतलब कि आप लोग को छोटा छोटा क्लैरिटी जो है ना, जो सोचने की तर्क, जो हमारी जो हम लोग पहले से पूर्वाग्रह बना लिए हैं कि इसका आंसर ये होगा, ऐसे ही है, इस चीज़ें सब बदल जाएगी। मेरा मकसद ये था बताने की। आप लोग जैसे कि आधुनिकता के बारे में बताएं, नास्तिक और आस्तिक के बारे में बताएं, ये सब चीज़ें जो एक छोटी चर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी चर्चा है। लेकिन हम इससे पहले हम लोग जान लें कि कैसे क्या चीज़ पढ़नी है, अपनी एक दिमाग में इमेज बना लें। तब क्या होगा कि एक इमेज बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि एक एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रश्न लिखने की क्षमता आ जाएगी हमारे अंदर। क्योंकि देखिए, क्योंकि पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे आपको एक चीज़ से जुड़ कर नहीं रखा हुआ है, ये बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग भागों से निकाल कर, अलग अलग विषयों से निकाल कर इसे बनाया गया है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं पहले कुछ इसके मूल अवधारणाएं, आखिर सिलेबस को पढ़ा कैसे जाए, इस पेपर को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। और कोई समस्या हो आप लोगों की तो बताइए, ठीक है, कि हम लोग नहीं सर ये चीज़ें अभी डाउट है, हम चीज़ ये नहीं पढ़ना चाहते, हम इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा रणनीति इस बार की भी लेकर चलना है, अगली बार की लेकर चलना है, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक बच्चे के नहीं, पूरे हम लोग की एक समूह, एक बड़े वर्ग को ध्यान रखकर चलना है, पढ़ाई लेकर चलनी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो व्यक्ति पढ़ चुका हो, ऐसा नहीं कि उस पर ध्यान देना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़ चुका है, उसे ध्यान से समझने की बात है कि पहले अपनी कंसेप्ट क्लियर करें। जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जब शब्दों की पकड़ अच्छी तरह से हो जाएगी, एक समझ अच्छी बन जाएगी, तो आप पूर्ण अच्छी तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग के अभ्यास करवाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपका कुछ तर्क नहीं, उसको हम अच्छी तरह तर्क नहीं दे पाएंगे, लेकिन उस प्रश्न को कैसे तरह से लिखा जाए कि अच्छा प्रभाव, उस पर प्रभाव सिद्ध हो सके, हम अच्छा आंसर लगे, जिससे कि हमने अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। आइए हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है कि आप लोग पता ही होगा कि जो हमारा इथिक्स पेपर 4 है, उसमें सिर्फ 3 शब्द का जिक्र किया गया है, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है। इथिक्स, ठीक, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है। इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड मतलब कि क्या होता है कि इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, हम लोग कहते हैं कि जैसे कि इथिक्स को हम 2 शब्द जानते हैं, नीति शास्त्र और नैतिकता, ठीक।
इथिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नीति शास्त्र और नैतिकता, और इंटीग्रिटी को हम लोग कहते हैं सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, और एप्टीट्यूड को कहते हैं अभिरुचि। ठीक, अभिरुचि। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सिलेबस में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो सिलेबस डिस्कशन किया गया है, लेकिन हम लोग देखें तो पेपर 4 में लिखा गया है इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। तो आप 3 शब्दों से क्या समझ रहे हैं कि आखिर 3 शब्द क्या किन चीज़ों की व्याख्या कर रही हैं? तो इन सभी चीज़ों पर पहले ध्यान देने की बात है। उससे पहले हम लोगों को समझने से पहले देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या कहता है। ठीक, आप सभी के लिए हमने सिलेबस निकाला अभी कि जो इथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है, ये सभी चीज़ें क्या कहती हैं। पहले हम लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस में क्या होता है कि हम लोग 3 ही शब्द को लेकर, इथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। इन सब चीज़ों में जैसे कि हमने अन्य सब्जेक्टों के, जैसे अन्य सब्जेक्ट जितने विषय चल रहे हैं उन सभी विषयों को चर्चा किया हुआ था। तो उसी तरह से जो इथिक्स है, जैसे कि नीति शास्त्र, नैतिकता, हमने जैसे कि कहा जाता है कि आयोग ने इथिक्स का डिफाइन जो है, हिंदी अनुवाद जो है, नैतिकता किया हुआ है। तो एक प्रश्न भी है यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस ने एक प्रश्न पूछा हुआ था कि नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर है, नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है। तो नैतिकता और नीति शास्त्र हमने आप लोगों के सामने जस्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि इथिक्स जो है नीति शास्त्र नैतिकता के अर्थ है। ठीक, लेकिन जस्ट यूपीपी से जस्ट इसका प्रश्न पूछ देता है कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। तो इसके आंसर क्या, किसी दार्शनिकों द्वारा, किसी थिंकर्स द्वारा, विचारकों द्वारा इस अंतर नहीं माना जाता। कहा जाता है कि एक सिक्के के 2 पहलू को, एक दोनों के बीच भिन्नताएं नहीं देखी जाती, लेकिन हम लोग एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कुछ उसमें भिन्नताएं दिखाएंगे, क्या समानताएं, उन सभी चीज़ों को लिखेंगे। ठीक, सत्यनिष्ठा, एप्टीट्यूड, अभिरुचि क्या होती है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सिलेबस को देख लेते हैं, आखिर सिलेबस में क्या बातें की गई हैं। सिर्फ 3 ही शब्दों के समझने से, लिखने से क्या हो जाता है, सिलेबस एलोबरेट नहीं होता। हम लोग पहले सिलेबस को अच्छी तरह से एलोबरेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले क्या है कि हम लोग सिलेबस देखने से पहले एक चीज़ और आप लोग से बात करना चाहते हैं कि जब आप लोग कोई भी चीज़, हम लोग नए सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले ही बताया कि अपने पूर्वाग्रह को मत लेकर चलिए, अपने आप को न्यूट्रल रखिए। ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, मतलब ना दाएं हैं ना बाएं हैं, ना लेफ्ट ना राइट। अपने आप को न्यूट्रल रखिए, हर बातों को सुनिए, हर चीज़ों को सुनिए, और सुनते हुए जिस तथ्य जो तर्क सही लगे उस बातों को मानिए, और जो आपका तर्क गलती लगे उसको खारिज कीजिए। ठीक, तो अपने मूल्यों को, अपने जो कैसा, हमारा बात कहने का मतलब ये है अप्रोच कैसा होना चाहिए। अप्रोच जो है हम पढ़ने का, जो इथिक्स पढ़ने का, पहले कैसा होना चाहिए। तो हम पहले कहेंगे अपने आप को पहले न्यूट्रल रखिए। न्यूट्रल रखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करिए मत। न्यूट्रल रखने का मतलब ये है कि हम लोग जितने भी अपनी धारणाएं बनाए हुए थे पहले से, उस धारणाओं से अपने आप को छुटकारा पा लेना कि कोई धारणा नहीं, जो चीज़ है अगर सही होगी तो सही को मानेंगे, और गलत होगी वो धारणा तर्कों के अनुसार, तथ्यों के अनुसार गलत सिद्ध होती है, तो हम उसे अपने एक्सेप्ट करेंगे वो क्या है, गलत है। ठीक, हम उसके ऊपर तर्क, अब विशेष रूप से मतलब एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है तर्क, कुतर्क और वितंडा। ठीक है, तो हम वितंडा करने की बात नहीं करें। वितंडा में होता है बातों को इधर से उधर घुमाना और निष्कर्ष कुछ नहीं निकालना। तो हम निष्कर्ष की ओर जाएंगे कि अच्छा आंसर हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर को तैयारी करने के लिए कैसे अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच को देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे, और हम लोग बात करें वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब कि मूल्य तटस्थता।
ठीक है। वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब कि कहने की बात क्या है, हमने अभी भी कहा आपसे कि क्या होना, न्यूट्रल होना है। जैसे कि मूल्य एक अलग से एक टॉपिक भी है आप लोगों को, वैल्यू एक टॉपिक भी है, हम इथिक्स पेपर में हम उसको पढ़ेंगे। मूल्य जैसे कि हर चीज़ की मूल्य होती है, उसका आधार समझेंगे। तो क्या होता है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी हम लोग क्या होना चाहिए, पर तटस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एक ऐसे जैसे किसी के प्रति बनी धारणा को हमें उसी धारणाओं को नहीं मानना चाहिए। जो धारणा सही हो उसे हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए तर्कों के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई कह दे, क्या होता है कोई कह दे गलत है तो गलत मान लेंगे, कोई कह दे सही है तो सही मान लेंगे, नहीं। तर्कों के अनुसार, तथ्यों के अनुसार हम लोग बातों को समझने और रखने का प्रयास करेंगे। जो धारणा, जो तर्क सही साबित कर रहे हों, जो विचार सही हो, हम उसे एक्सेप्ट करने की बात समझेंगे। ठीक है, हमें उस तरह को अपने अंदर समाहित करना है, समझने का प्रयास करेंगे, नहीं कि अपने बातों पर अडिग रहना है। और दूसरी पॉइंट आता है तार्किक मस्तिष्क। तार्किक मस्तिष्क तार्किक मस्तिष्क कहने का मतलब है रीजनिंग माइंड। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब हम विचारों को मानेंगे, किसी बातों को मानेंगे तो हम तार्किक तरीके से, ठीक है, हम लोग तर्क के अनुसार, ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर किसी चीज़ को कह दिए, किसी चीज़ को खारिज कर दिए, गलत है तो गलत है, ये विचारधारा गलत है, नहीं। आंख मतलब कि क्या, हमने क्या कहा, आंख खोलकर वो चीज़ देखना है जो चीज़ सबको नहीं दिखाई दे। ठीक, इथिक्स में हम लोग को देखना है कि उसमें क्या चीज़, वो क्या होता है कि एक हम लोग एक बात करते कि विचार, एक दार्शनिक थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अमेरिका के दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी समाज की बुराई देखना हो, किसी समाज की बुराई देखना हो तो उस समाज की सामाजिक संरचना को देख लीजिए। आखिर जो समाज की संरचना जो है, सामाजिक बुराई जो है, वो समाज की बुराई नहीं है, उसकी बुराई नहीं है, उसकी जो संरचना जो है, जो सामाजिक संरचना है, कुछ उसके भी मूलभूत पहल हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कैसे, देखिए कैसे, जैसे कि हम दोनों चीज़ समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हर चीज़ समझ सकते हैं। आप लोगों की धारणा बनी हुई होगी कि आखिर कोई व्यक्ति क्या करता है कि रोड पर नशा किए हुए, हम अन्य जैसे कि जो भी चीज़, जैसे जितने भी नशीली पदार्थ हों, वो चीज़ों का सेवन किए हुए, जो खतरनाक से खतरनाक नशीले पदार्थों का सेवन किए हुए रोड पर पड़ा हुआ है। ठीक, जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो कह देते हैं इस व्यक्ति का क्या, ये व्यक्ति अपने हाथों में है। हम लोग सिर्फ आसान आंसर देते हैं। लेकिन अगर हम उस बातों को तार्किक रूप से समझें और उसको समझें सामाजिक संरचना के अनुसार, तो समझने का अगर प्रयास करें तो क्या होगा कि वहाँ पर देखेंगे कि उस व्यक्ति की गलतियाँ तो उतनी ही है जितनी कि सामाजिक संरचना की, राजनीतिक पहल की। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पी रहा है, मान लो हम व्यक्ति पी रहा है, लेकिन बिचवा कौन रहा है, बेच कौन रहा है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है हम लोगों को। एक हमने कहा तार्किक माइंड बनाना है, रीजनिंग माइंड बनाना है। हम ऐसे नहीं कह देंगे उस व्यक्ति गलती है। और हम बात करें कोई व्यक्ति, हम लोग देखा कि कोई व्यक्ति रोड पर भीख मांग रहा है, तो वो व्यक्ति भीख क्यों मांग रहा है? बस भीख मांग रहा है, उसके पास हाथ पैर है, वो काम कर सकता है। लेकिन जो काम कर सकता है काम नहीं कर रहा है, तो काम करना नहीं चाहते हैं, ये आसान बात होती है कहना। लेकिन हम उसके सामाजिक संरचना को देखें, वो जिस तबके से बिलोंग करता है, वो जिस वंचित समाज से बिलोंग करता है, क्या उसे मुख्य धारा में, जो वंचित समाज है, क्या उसे मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जिस तरह से अपने मामले में जज, अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज बनते हैं, वैसी मामले ध्यान नहीं देना। हम लोग वैसे प्रक्रिया चलेंगे तो तर्क अच्छे नहीं निकलेंगे। जिस तरीके से हम लोग दूसरे के मामले में, अपने मामले में जिस तरीके से वकील बनते हैं, उसी तरीके से दूसरे के मामलों में भी वकील बनना पड़ेगा। और जिस तरीके के अनुसार दूसरे के मामलों में जज बनते हैं, उसी के अनुसार अपने मामलों में भी जज बनना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा हम लोगों को। तो वहीं कहा जा रहा है कि तार्किक माइंड लेकर चलना पड़ेगा, हर चीज़ों की संरचना को बात करना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या कहा कि एक विचारक थे, हमारा नाम नहीं आ पा रहा है, हम बता देंगे कभी। उन्होंने क्या कहा, अगर सामाजिक बुराई को देखना हो, सामाजिक
अगर सामाजिक बुराई देखना हो तो उससे पहले क्या करना हो, सामाजिक बुराई कमियां देखना, उससे पहले सामाजिक संरचना को देख लीजिए, आखिर ये बुराई क्यों है। समाज में जितनी भी बुराई है उसे समझने से पहले उसे समाज की संरचना देख लीजिए, उस राजनीतिक संरचना देख लीजिए, आखिर बुराई क्यों है वहाँ पर, भ्रष्टाचार क्यों है वहाँ पर। ठीक, तो इसी चीज़ को तो तार्किक माइंड। ठीक, अब क्या होता है कि एक और अप्रोच होता है, हम लोग अप्रोच वो लेकर चलना पड़ेगा, जैसे कि बैलेंसिंग माइंड। ठीक, बैलेंसिंग माइंड कि मतलब कि कहने की बात यह है कि हम लोगों को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि अपने आप को एक इधर भी खाई है इधर भी खाई है, जाए तो एक पतली रास्ता के ऊपर हम लोग एक धीरे धीरे रास्ते को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। जिससे कि क्या होता है कि आप लोग पता ही होगा कि हम लोग कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जिससे सबको लाभ हो। आप लोग को पता होगा किसी का अधिकार का सम्मान करते हैं तो फिक्स है किसी का अधिकारों का हनन भी होगा। वो ठीक है, वो व्यक्ति नैतिक रूप से सोचे तो उसका भी अधिकार खाना नहीं होगा। जैसे कि कहा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा कथन है कि संसाधन क्या है, संसाधन पेट भरने के लिए असीमित है, लेकिन संसाधन पेट भरने के लिए काफ़ी हैं लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। संसाधन पेट भरने के लिए काफ़ी हैं लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन हम उस अवधारणा के साथ चलें, नैतिकता के अनुसार चलें तो सब सही है, लेकिन अनैतिक रूप से बात करें तो क्या होता है कि अगर किसी अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो क्या होता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाता है तो फिक्स है कि किसी अधिकारों का हनन भी होगा। तो हम कहने की बात यह है कि हम लोग कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले सकते कि जिससे सभी का लाभ हो। तो हम कुछ ऐसा निर्णय लेना है कि जिससे कि क्या हो सके, किसी ऐसे तबके का नुकसान अधिक से अधिक ना हो और किसी ऐसे तबके का पूर्ण लाभ भी ना हो। हम लोग को बैलेंसिंग अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, ये ठीक है। और तीसरा पॉइंट देंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा कंटिन्यूम अप्रोच। कंटिन्यूम अप्रोच क्यों? ये चीज़ एक ऐसा अप्रोच है जैसे कि हमने क्या कहा कि हमने पहले एक इससे पहले एक शब्द आता है जिसे डाइकोटमी अप्रोच कहते हैं, DICHO, मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, डाइकोटमी अप्रोच। ठीक है, डाइकोटमी अप्रोच है कि द्वैध मनोवृत्ति। डाइकोटमी अप्रोच का अर्थ होता है द्वैध मनोवृत्ति। द्वैध मनोवृत्ति कहने का मतलब ये हुआ, द्वैध मनोवृत्ति मतलब कहने की बात यह है हमारा कि क्या होता है कि पहले हम चीज़ों को दो भागों में करके देखते थे कि क्या होता था कि कोई अच्छा है तो अच्छा, कोई बुरा है तो बुरा। हम सब कहते कि ये इंसान अच्छा है, हम पूर्ण सब कह सकते हैं ये इंसान बुरा है, ये इंसान मतलब कि इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करना, ऐसी चीज़ों किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं देखना, इस नज़र से नहीं देखना। नज़रिया क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कोई भी चीज़ क्या होती है, पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होती और पूर्ण रूप से खराब नहीं होती। ठीक है, इस नज़र के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर हम लोग इन सभी अप्रोचों को अपनाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एक अच्छे बैलेंसिंग, अच्छे एक आंसर राइटिंग और एक अच्छे मानव के रूप में, अच्छे एक व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे गार्जियन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, और समझते हैं आगे। और ये चीज़ें शामिल की गई, जैसे कि कहा जाता है कि एक और चीज़ बता दें कि जैसे इस सब्जेक्ट को शामिल किया गया तो इस चीज़ को पढ़ाने के पीछे तर्क, मतलब इस सिविल सर्विस में इस शामिल करने के पीछे तर्क क्या थे। तर्क ये था कि जितने 2013 में लगभग इस सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। ठीक है, मैं पेपर 4 ग्रुप में, तो तर्क ये दिया जाता था कि जो व्यक्ति सिविल सर्विस में आ रहे हैं वो व्यक्ति तो आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई एक जो IQ होती है ना, उनकी जो IQ होती है, ठीक है, बुद्धिमत्ता तो ठीक है, लेकिन जो उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, जो नैतिक व्यक्ति एक समाज के
क्योंकि ये क्या होता है, एक सिविल सर्विस जो सिविल सर्वेंट होता है, कि सिविल सर्वेंट से क्या होता है, एक व्यक्ति के एक निष्कर्ष के अनुसार, एक निष्कर्ष से कोई व्यक्ति क्या हो इस हाशिए पहुंच सकता है, इस हद तक पहुंच सकता है, इस चरण तक पहुंच सकता है कि जिससे कि क्या हो सके, बहुत बड़े समुदाय का हानि हो सके, जिससे किसी एक व्यक्ति का लाभ हो सके। तो एक क्या होना चाहिए, नैतिकता अप्रोच होना चाहिए। नैतिक, उनके अंदर बुद्धिमत्ता तो ठीक है, लेकिन नैतिक नहीं है। अब इससे क्या होता है कि नैतिक, आप लोगों के पास प्रश्न ये रहेगा कि सर क्या पढ़ाने से कोई नैतिक हो जाता है? तो ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे माता पिता, हम लोग दादा दादी की बात करें तो उन लोग एक बहुत ही अच्छे नैतिक, एक प्रखर नैतिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने नैतिक किताबें नहीं पढ़ी हुई थी, नैतिकता नहीं पढ़ी हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें, इस सब्जेक्ट को इसलिए शामिल किया गया, इस विषय को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि कुछ व्यक्ति इसलिए अनैतिक कार्य कर बैठते हैं कि उन्हें लगता नहीं है कि ये कार्य जो है कि एक कार्य जो है क्या है, अनैतिक है। जो कार्य जो है उनके कार्य किया गया कार्य उनके द्वारा ये क्या है, अनैतिक है। इससे क्या हो सकता है, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इस वजह से वो अनैतिक है। तो इस सभी चीज़ों को बताना हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, एक समाज की एक आंतरिक एक लेवल तक पहुंचा सकते, निचला स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हर व्यक्ति के एक सिविल सर्वेंट होने के नाते कम से कम इस चीज़ को तो लगे कि क्या चीज़ नैतिक है, क्या चीज़ अनैतिक है। और साथ ही क्या हो सकता है कि हम लोगों को एक अच्छे नागरिक के रूप में एक अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हुआ, हमने ये चीज़ जाना इतना। अब क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को हम लोग को तटस्थ होकर चलना है, इन सभी चीज़ों अप्रोच को लेकर चलना है। हम लोग को अपने पूर्वाग्रहों से, रूढ़िवादिता से ग्रसित नहीं रहना है। नए अप्रोच के साथ और नए विषय के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। आखिर हमारा सिलेबस कहता क्या है? ठीक, देखिए अब हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं कि जैसे कि हम तो सिलेबस तो काफ़ी हम इसको पढ़ नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा चाहेंगे तो हम पढ़ सकते हैं, कहिएगा तो ठीक है। थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा टाइम। क्या है कि पहले क्या हुआ, जब नीति शास्त्र आया, इथिक्स आया, पेपर में नए सब्जेक्ट रूप में जुड़ा, तो एक सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं था कि क्या है, यह एक सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं था, ये अलग अलग सब्जेक्टों से जोड़कर बनाया गया एक विषय था। ठीक है, इससे क्या किया गया, अलग अलग सब्जेक्टों से जोड़ा गया। ठीक, तो इथिक्स बनाया गया। तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, इसे पढ़ने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं, साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है, सोशल साइकोलॉजी भी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि केस स्टडी भी है, आप लोग पता होगा टॉपिक नंबर 8 में, तो और सोशोलॉजी भी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम कुछ परिणाम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, इसके सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। पहला पॉइंट है कि आप लोगों ने देखा कि पहला पॉइंट है कि नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों के रूप में हमने जैसे बताया था राजा राम मोहन राय, जैसे महान नेताओं के बारे में विचारकों को पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार पढ़े हम लोग, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी का, चाहे हम लोग बात करें महात्मा गांधी जी, चाहे अन्य चीज़ें जैसे कि दार्शनिक व्यक्ति की बात करेंगे। तो उन सब विचारकों, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। ठीक है, जो मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका जो है, एक टॉपिक जो है सोशोलॉजी से जुड़ा टॉपिक है। ठीक, अब देखिए टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 2 में है अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध
नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारणा। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जो कि टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा, जो कि एप्टीट्यूड की बात करता है। ये क्या है, फिलोसफी साइकोलॉजी से जुड़ी सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान से जुड़ी सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 3, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठता, भेदभाव रहित मतलब भेदभाव करने की भावना नहीं, तथा गैर तरफदारी, तटस्थता, हमने क्या कहा, मूल्य तटस्थता की बात की अभी हमने, निष्पक्षता, निष्पक्ष होना, हम बताएंगे निष्पक्षता क्या होती है, निष्पक्षता की हम परिभाषा भी करेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, समानुभूति कह रहा है, ठीक है, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति कह रहा है, ठीक है। कमजोर वर्गों के प्रति, जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं उन्हें क्या करना, मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा जोड़ने का प्रयास करना, उनके प्रति समानुभूति दिखाना। जैसे कि संविधान में भी जिक्र किया गया है कि संविधान जो है समता और समानता की बात करता है। समता वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ पर जो वंचित वर्गों के साथ विशेष अधिकार देना, ठीक है, तो वहीं किया जा रहा है कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, ठीक, सहिष्णुता, टॉलरेंस तथा संवेदना, ठीक है। भावनात्मक समझ, टॉपिक नंबर 4 में कहा जा रहा है भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, ठीक है। भारत, टॉपिक नंबर 5 कर रहा है कि भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों को, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। जैसे कि हमने क्या कहा, वेदों के क्या विचार हैं, गीता में क्या विचार हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैसे कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए विचार, जैन धर्म के, जैसे कि आप लोग जानते हैं 24 तीर्थंकरों में एक महान तीर्थंकर रूप में जाने जाने वाले जैन ऋषि महावीर के दिए गए विचार, उन सभी विचारों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं शंकराचार्य, तो उन सभी चीज़ों के बारे में, उनके विचारों के बारे में हम जानेंगे, ठीक। और हम लोग बात सुकरात, प्लेटो ना, उन सभी उनके विचार, पाश्चात्य दर्शन के बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे। लोक प्रशासन में टॉपिक नंबर 6 है, ठीक है। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य एक अलग टॉपिक हम बताएंगे, ठीक है। तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन में स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था मतलब फंडिंग के रूप में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, एक सहकारी शासन व्यवस्था चलाने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए, मतलब कि जिससे क्या हो सके, सहकारी व्यवस्था का बढ़ावा दिया जा सके। और पॉइंट नंबर 7, टॉपिक नंबर 6 में कहा गया, सेवेंथ में कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7th में कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार आपको पता होगा 2005-2006, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही लास्ट पॉइंट है केस स्टडी, जो कि अगर हम लोग पूरे पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि केस स्टडी आएगी, आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे, आपके सामने एक स्टडी रखी जाएगी, केस स्टडी रखी जाएगी, उससे पढ़कर आपको अच्छे आंसर देना होगा। हम उसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अच्छी क्लास में डिस्कशन करेंगे, जब क्लास आगे धीरे धीरे पढ़ती जाएगी हम उसे पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब क्या होता है कि अब हम लोग सिलेबस देखेंगे। अब इस सिलेबस को याद कैसे रखें, आखिर इस सिलेबस में हमको लगा कैसे क्या चीज़ पढ़ना है। टॉपिक तो बता दिए, पूरे टॉपिक देखें तो क्या 8 टॉपिक है, पूरे 8 टॉपिक हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को, ठीक। आप लोग हमने पहले ही बताया कि सिलेबस जो है
एक सब्जेक्ट से लिया गया सिलेबस नहीं है। सिलेबस जो है एक सब्जेक्ट से लिया गया सिलेबस नहीं है। हम इसे पहले दो भागों में बांटते हैं, ठीक। अगर हम एक को थ्योरी के रूप में रखते हैं और एक केस स्टडी रखते हैं, ठीक है। एक केस स्टडी हमने क्या कहा, एक थ्योरी के रूप में रखा और एक केस स्टडी के रूप में रखा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पढ़ा अभी हमने कि लास्ट पॉइंट जो 8 पॉइंट था वो क्या था, केस स्टडी, क्या 8 पॉइंट। अब उसके सामने थ्योरी था 1 पॉइंट से टॉपिक नंबर 1 से 7 तक, ठीक। टॉपिक नंबर 1 से लेकर 7 तक क्या थे, थ्योरी थे। अब जो हमारा है कि टॉपिक नंबर 1 में क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पॉइंट हैं, वो सब देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एप्टीट्यूड, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, ठीक। पॉइंट नंबर 1 हुआ, ठीक है। ये 2 हुआ टॉपिक नंबर, ठीक। पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर, और 3 में है एप्टीट्यूड प्लस वैल्यू। पॉइंट देखो 2 में क्या है, सॉरी रुकिए थोड़ा, सॉरी 2 में है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड हम जिसे कहते हैं अभिवृत्ति, जो आप लोग की पहले बने हुए थे जो धारणा, बड़ा एटीट्यूड में रहते हो तुम, तो इस धारणाओं को देखिए कैसे खारिज किया। एटीट्यूड का असली अर्थ क्या होता है, हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है एप्टीट्यूड प्लस वैल्यू, एप्टीट्यूड प्लस वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे, मूल्य के बारे में। मतलब कि अभिरुचि प्लस मूल्य, अभिरुचि प्लस मूल्य, ठीक। ये हुआ हमारा। टॉपिक नंबर 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा फिलॉसफी ऑफ इथिक्स, फिलॉसफी ऑफ इथिक्स मतलब कि नीति शास्त्र के दर्शन, दार्शनिकों के क्या क्या विचार थे, ठीक है। अब पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक है, एथिक्स, ठीक, शॉर्टकट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एथिक्स। पॉइंट नंबर 7 में पढ़ना हम लोगों को, एक है पॉइंट गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो शासन के जो है, शासन में नैतिकता कैसी होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस इथिक्स, ठीक है, गवर्नेंस इथिक्स। ठीक, अब ये चीज हुआ कि इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें 7 पॉइंट हुए। अब केस स्टडी हुआ। जो केस स्टडी है वो हमारे इसमें से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि अधिक से अधिक केस स्टडी से जुड़े पॉइंट जो हैं, जैसे पॉइंट नंबर 6, 7 और 3। 6 जैसे कि आप लोगों ने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, 6, 7 और साथ ही 3 एप्टीट्यूड तथा अभिरुचि तथा मूल्य से प्रश्न। और कभी कभी क्या होते हैं, दो से भी, टॉपिक नंबर 2 से प्रश्न पूछ सकते हैं या 4 से भी, मतलब कि कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस और क्या हो सकते हैं एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति से भी। लेकिन आपके सामने एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आप हमने क्या कहा कि हम लोग पढ़ना कहाँ से है, ये सब्जेक्ट जो है कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे
चीज़ें हम लोग को उस चीज़ को कैसे समाहित करनी है, ये कहाँ से जुड़ी प्रश्न है। सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर जो विषय है किससे जुड़ी हुई है। तो पहला देखते हैं हम लोग, जो टॉपिक नंबर 1 है 2, 3, 4 क्या है, 2, 3 और 4 है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पहला तो इंट्रोडक्शन है। एक क्या है कि साइकोलॉजी से जुड़े शब्द हैं, क्या है, PSYCHOLOGY। जो टॉपिक नंबर क्या है 2, 3 और 4 है, वो क्या है, साइकोलॉजी से जुड़े टॉपिक हैं, जो कि हम इसे पूर्ण रूप से हम कहें साइकोलॉजी से उस भाग से जुड़े टॉपिक है पूर्ण, तो हम इसे सोशल साइकोलॉजी से जो कहते हैं, SOCIAL, सोशल साइकोलॉजी। जो क्या है, एक किससे जुड़े प्रश्न है, सोशल साइकोलॉजी से जुड़े प्रश्न है, टॉपिक है। और साथ ही अब जो टॉपिक नंबर 6 है, 5 है जो फिलोसफी, 5 में क्या है, फिलोसफी ऑफ इथिक्स। तो जो 5 जो है एक किससे जुड़े प्रश्न है, फिलोसफी से, फिलोसफी, ठीक है, दर्शन से जुड़े प्रश्न है। वो जो दर्शन, इंडियन दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, हम उन सभी चीज़ों के दर्शनों के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो टॉपिक नंबर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े प्रश्न हैं, तो इसमें क्या कौन कौन टॉपिक, 6, 7 और 3। थोड़ा 3 का जो भाग है एप्टीट्यूड वैल्यू क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े टॉपिक हैं। और टॉपिक नंबर 1 जो है ये सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी से। देखिए आप लोग फिर समझा देते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि पहले ही पॉइंट में क्या कहा कि मानवीय सहसंबंध, मानवीकरण, नीति शास्त्र, सार तत्व तथा अन्य और भी, और साथ ही अंत में हमने क्या कहा, मूल्य विकसित करने के परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो ये जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन का जो भाग है, ये किससे जुड़े होते हैं, जो परिवार समाज के अध्ययन करते हैं वो सोशियोलॉजी, हम जिसे हिंदी में समाज शास्त्र कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है, टॉपिक नंबर 2, 3 और 4, तो हमने क्या, साइकोलॉजी से जुड़े प्रश्न हैं, मनोविज्ञान से जुड़े प्रश्न हैं, और साइकोलॉजी से उस भाग से जिसे सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट, हम 5 देखिए, 5 में हमने खुद कह दिया फिलोसफी ऑफ एथिक्स, दर्शन। तो आपको पता है कि क्या हुआ है, दर्शन से जुड़े इसमें प्रश्न, दर्शन से जुड़ा एक टॉपिक है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा प्रश्न है, तो इसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। अब आता है 6, 7 हो गया। और केस स्टडी, तो केस स्टडी हम लोग देखेंगे, जो कि पॉइंट 6, 7 और 3 टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे उसी से। और जब इस पॉइंट को हम लोग जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो केस स्टडी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सिलेबस का एक अच्छी तरह से खाका, जो कि अच्छे से आप लोग समझना चाहें तो अच्छी तरह से कम शब्दों में और कम टाइम में समझ सकते हैं, और हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। हम उस चीज़ों को याद करना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन समझ कर इस एक माइंड मैपिंग कहते हैं, वो माइंड में मैप बनाना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, और हम लोग क्या करेंगे, कल से अपने टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कल से हो सके तो पढ़ कर आइए, और साथ ही इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप हो सके तो कुछ आप लोगों को लगे मन न मने तो किताब खरीद लीजिएगा, लेक्सिकॉन की आती है, जो कि एक बार पढ़ कर देख लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग आज इतना ही, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे इथिक्स की, तो इसे देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक।